दोस्तों एक दिन महिला दरोगा सोई हुई थी और जब सो करके उठती है तो उसके बदन अटपटा सा लगता है। जब वो अपने बदन पर हाथ फिरौती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। दोस्तों जब वो अपने बदन को देखती है तो बिल्कुल निर्वस्त्र एक पलंग पर पड़ी हुई थी। जब उसकी नजर एक कोने में चल रही टीवी पर पड़ती है तो उसके आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो उस टीवी में वीडियो चल रहा था वो महिला दरोगा का था। महिला दरोगा उस वीडियो में नग्न अवस्था में थी और एक शख्स उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और एक व्यक्ति उस कमरे में आता है, और जब उस व्यक्ति को महिला दरोगा दिखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वह वही शख्स था जो महिला दरोगा के साथ ऐसा गलत हरकतें किया था। तो दोस्तों आखिर वो महिला दरोगा के साथ वो कौन शख्स था जो इतने गलत तरीके से महिला दरोगा का इस्तेमाल किया। दोस्तों ये कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश लखनऊ की है। एक महिला 2 साल से लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में दरोगा पद पर कार्यरत थी। उसके परिवार में पति और उसके 7 साल के बेटे थे। पति जो था वो भी सरकारी नौकरी पर था, जो लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। पति वो अपने 7 साल के बेटे के साथ लखनऊ से 100 किलोमीटर दूरी पर रहता था, और जो महिला दरोगा थी वो लखनऊ में ही अपने हेडक्वार्टर में उसका क्वार्टर अलाउड हो गया था, तो उसी में रहती थी। दोस्तों एक दिन की बात है कि महिला दरोगा ड्यूटी कर रही थी। उसी समय वायरलेस बजता है और खबर मिलती है कि लखनऊ में किसी जगह पर हुड़दंग हो गया है। दोस्तों सुनीता उपाध्याय और उसके दल बल सभी हुड़दंग को रोकने के लिए जाते हैं, मगर हुड़दंग इतना तूल पकड़ लेती है कि वहां पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ता है। लाठीचार्ज करने के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं और उन लोगों को अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। ये खबरें जब मीडिया में फैलती है तो भयानक रूप ले लेती है। फिर सरकार आदेश देती है कि जो जो यहाँ पर हुड़दंग में ड्यूटी कर रहा था, जो जो पुलिसकर्मी यहाँ तैनात थे, उन पर सही पर लाइन हाजिरी लगा दी जाए। दोस्तों सभी पर लाइन हाजिरी कर दी जाती है और कर देने के बाद सभी पुलिस वालों पर इंक्वायरी बैठाई जाती है और जवाब मांगा जाता है। दोस्तों उसी में शामिल सुनीता उपाध्याय भी थी। वो भी अब डर जाती है कि अब लगता है मेरा नौकरी चली जाएगी। इसी कारण से वो टेंशन में थी। फिर अपने थाने में जाती है और थाने का जो इंचार्ज होता है उससे कहती है कि मेरा नौकरी किस तरह से बचा लीजिए। वो उस थाने के इंचार्ज से मदद की गुहार लगाती है। दोस्तों उस थाने का इंचार्ज जो था उसका नाम कुलदीप यादव होता है। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा नौकरी बच जाएगी। दोस्तों
फिर एक दिन की बात है कि सुनीता उपाध्याय को कुलदीप यादव फ़ोन करता है और कहता है कि तुम मेरे क्वार्टर पर आ जाओ, तुम्हारे केस के सिलसिले में कुछ बातचीत करना है। दोस्तों, सुनीता कहती है कि क्या सर अभी ही आना है? तो कुलदीप यादव कहता है कि हाँ, तुम अभी आ जाओ। सुनीता तुरंत तैयार होती है और कुलदीप यादव के क्वार्टर में पहुंच जाती है। जब क्वार्टर में पहुंचती है तो देखती है कि कुलदीप यादव अपने सोफे पर बैठा हुआ है और टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई है और 2 गिलास भी रखे हुए हैं। एक गिलास में शराब ढारा हुआ था और दूसरा गिलास खाली था। दोस्तों, जब सुनीता आवाज़ लगाती है और दरवाजे पर खड़ी रहती है तो कुलदीप यादव कहता है कि तुम डरो नहीं, अंदर आ जाओ, तुम्हें यहाँ कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारा हम सीनियर नहीं है बल्कि एक इंसान है और यहाँ हमारा रूल नहीं चलता है। तुम आ जाओ और आके बैठ जाओ। दोस्तों, सुनीता जब अपना सीनियर की बात सुनती है तो अंदर आती है और कुलदीप यादव के बगल में बैठ जाती है। बैठने के बाद बोलती है कि सर आपने मुझे कैसे याद किया, बात क्या है? कहती है कि तुम्हारे केस के सिलसिले में हमने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और वो बोले हैं कि तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कहता है कि तुम्हारे कुछ भी होगा हम देख लेंगे, तुम्हारा नौकरी नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनीता कहती है कि थैंक यू सर, आपने मेरे लिए इतना कर रहे हैं। दोस्तों, फिर क्या करता है कि कुलदीप यादव बोतल को उठाता है और जो खाली वहाँ पर गिलास पड़ा हुआ था उसमें शराब डाल देता है और सुनीता की तरफ कर देता है। सुनीता बोलती है कि क्या कर रहे हैं सर, हम शराब नहीं पिएंगे। फिर भी कुलदीप यादव प्रेशर देता है तो मना करती है सुनीता, फिर भी वो बार बार प्रेशर देने लगता है। दोस्तों, ऐसी बात थी कि वो कुलदीप यादव जानता था कि हमारे डिपार्टमेंट में 100 में से 80 लोग शराब पीते हैं। और दोस्तों, सुनीता इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी थी और उसका फिटनेस इतना ज़बरदस्त था कि कुलदीप यादव उस पर लट्टू हो गया था। दोस्तों, फिर क्या होता है कि कुलदीप यादव उस सुनीता पर बार बार प्रेशर देता है कि तुम्हें पीना होगा। दोस्तों, सुनीता फिर शराब की एक गिलास उठा लेती है और पी लेती है, क्योंकि उसकी नौकरी का बात था। अगर वो मना करती तो हो सकता है वो भी कहता कि हम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं करेंगे, तुम्हारी नौकरी के हमसे कोई ताल्लुकात नहीं है। इसीलिए वो फिर मना नहीं करती है और शराब पी लेती है। फिर कुलदीप यादव पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो सुनीता बताती है कि हम कानपुर के रहने वाले हैं। फिर सुनीता पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो कुलदीप यादव कहता है कि हम भी कानपुर के एक देहात के रहने वाले हैं और हम यहाँ पर अकेले रहते हैं। सुनीता भी अपनी सारी बातें बताती है कि मेरे पति ग्राम सेवक के रूप में लखनऊ से 100 किलोमीटर दूरी पर चयनित हैं, कार्यरत हैं और हम यहाँ पर अकेले रहते हैं। मेरे पति और बेटे वहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, फिर सुनीता को धीरे धीरे नशा चढ़ने लगती है। अब
कुलदीप जाधव समझ चुका था कि अब इसे नशा चढ़ने लगा है, तो वो एक से दो बात से तीन बातें बनाने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके पास सट जाता है और उसके हाथों को सहलाने लगता है। दोस्तों, सुनीता उसे मना करती है कि क्या साहब, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। कहता है कि देखो सुनीता, हमारे और तुम्हारे बीच अभी यहाँ कोई नहीं है और ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहेगा, किसी के पास नहीं जाएगा। तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूं। सुनीता भी धीरे धीरे नशे में मदमस्त हो जाती है और उसे भी नशा का खुमार छा जाता है और उसके कदम हल्के हल्के भागने लगते हैं, क्योंकि उसका पति जो था वो इसके साथ नहीं रहता था। अब हल्के हल्के कदम भागने लगते हैं। कुलदीप यादव समझ चुका था कि अब ये पूरी तरह से राजी हो गई है। फिर तुरंत एक पैक और लगाते हैं और कुलदीप यादव सुनीता उपाध्याय को अपने बेडरूम में ले जाता है और ले जाने के बाद सुनीता को सभी कपड़े उतार देता है और अपना भी कपड़े को उतार लेता है और पलंग पर दोनों सो जाते हैं और सो जाने के बाद दोनों भरपूर आनंद लेते हैं, शारीरिक संबंध अच्छे तरीके से बनाते हैं और सुनीता भी कुलदीप यादव का साथ दे रही थी। दोस्तों, कब वे दोनों सो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। जब सुनीता सुबह जगती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे और वो पलंग पर अकेली पड़ी हुई थी। फिर जब वो कोने में चल रही टीवी को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि जो उस टीवी में जो वीडियो चल रहा था उसमें किसी और का नहीं बल्कि महिला दरोगा का था। वो सुनीता का ही था। वो पूरी नग्न अवस्था में थी और कुलदीप यादव उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और कुलदीप यादव कमरे में प्रवेश कर जाता है और सुनीता को देख करके हंसने लगता है। सुनीता को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि सर, आपने ये सब मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर कहता है कि इसे शांत हो जाओ सुनीता, ये हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगा और ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो इसलिए बनाई है कि अगर मुझे मन नहीं लगेगा तो रात में देख लिया करूँगा। और मैं ये भी देखना चाहता था कि हम दोनों जब ऐसे कर रहे थे तो टीवी पर देखने में कैसा लगता है। सुनीता बहुत ही गुस्से में हो जाती है और वहां से चली जाती है। दोस्तों, फिर बार बार कुलदीप यादव उसे फोन करता और अपने क्वार्टर में बुलाता। मानिए कि उसका शोषण करने लगा था। महीने में 20 दिन वो अपने सुनीता को क्वार्टर में बुलाता था और उसके साथ रंगरलियां मनाता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि सुनीता उसके बाहों में थी। तभी कुलदीप यादव कहता है कि से सुनीता, हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात किए थे, उनका एक शर्त है, डिमांड है, अगर तुम उस शर्त को पूरा कर दोगी तो तुम्हारे नौकरी बचा लेंगे। सुनीता कहती है कि क्या डिमांड है, कितना डिमांड है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? कुलदीप यादव कहता है कि नहीं, पैसे का डिमांड नहीं है, वे सिर्फ एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं जिस तरह से तुम मेरे साथ बिताती हो। सुनीता जब इतनी बात सुनती है तो गुस्से से लाल हो जाती है और जैसे तैसे बोलने लगती है। फिर
कुलदीप यादव भी गुस्सा में हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम मत करो, मगर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अगर करना है तो करो, नहीं तो जाओ, हम भी कुछ नहीं कर सकते। सुनीता अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसकी नौकरी का सवाल था, वो किसी तरह से मान जाती है और कुलदीप यादव उसको सभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों का, जो 4-5 थे, सभी का एड्रेस बता देता है। और बताने के बाद सुनीता उन सभी 4-5 अधिकारियों के पास जाती है और रात भर शारीरिक संबंध बनाती है और बना करके चली जाती है। दोस्तों, जिस बात की डर थी वो बात हो ही जाती है। एक दिन की बात है कि सुनीता के टेबल पर सस्पेंड लेटर आ जाता है और जब सुनीता देखती है तो गुस्से में लाल हो जाती है और कुलदीप यादव के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा सब चीज लूट लिया, तन मन धन जितना भी था सब लूट लिया और फिर मुझे सस्पेंड लेटर मिल गया। दोस्तों, बुरा भला कहती है। फिर कुलदीप यादव भी गुस्से में लाल हो जाता है और जैसे तैसे बोलने लगता है। फिर सुनीता कहती है कि तुम्हारे सभी अधिकारियों को हम पोल खोल देंगे, तुम्हारी नौकरी हम ले लेंगे, तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। सुनीता फिर इतना कहती है तो कुलदीप यादव और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जाओ, तुम्हें जो भी करना है करो, मगर तुम समझ लो तुम्हारी वीडियो मेरे पास ही है। दोस्तों, सुनीता वहाँ से पैर पटक कर आ जाती है और जितने वहाँ के पुलिस थे सभी ये सब तमाशा देख रहे थे और सभी को अब पता चल गया था कि आखिर बात क्या है। दोस्तों, सुनीता अब अपने यहाँ से हेडक्वार्टर से कह करके जाती है कि हम अब अपने पति के घर जा रहे हैं और उसे घर गए 4-5 दिन ही हुआ था कि एक व्यक्ति आता है और सुनीता के बारे में पूछने लगता है। दोस्तों, इधर जब सुनीता 4-5 दिन पहले गई थी तो इधर जो कुलदीप यादव था वो भी छुट्टी लेकर के घर चला गया था। जो वो शख्स था सुनीता के बारे में जानकारी जुटा रहा था तो एक सिपाही से पूछता है कि सुनीता कहाँ पर ड्यूटी कर रही है, उसका क्वार्टर कहाँ है। तो जो सिपाही था वो कहता है कि आप हैं कौन। तो कहता है कि मेरा नाम अजय उपाध्याय है, मैं सुनीता का पति हूँ। सुनीता 4-5 दिन से फ़ोन नहीं उठा रही है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, घर पर पता किया तो वहाँ भी नहीं है। फिर सिपाही कहता है कि देखिए, सुनीता जी का सस्पेंड हुआ 4 दिन हो गए हैं और यहाँ से कह कर गई थी कि हम अपने पति के घर जा रहे हैं। अजय चौंक जाता है। फिर वो जा करके थाने में अपना केस दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी लापता हो गई है। उस समय जो थाने का इंचार्ज था वो उसका नाम सुरेंद्र कुलकर्णी होता है। अजय सारी बातें सुरेंद्र कुलकर्णी को बताता है और बताने के बाद उसका फ़ोन, मोबाइल नंबर, सारे चीज़ देता है। फिर उसके मोबाइल को दोस्तों फिर जो सुरेंद्र कुलकर्णी होते हैं वो सुनीता के मोबाइल को अंतिम लोकेशन को पता करवाते हैं। पता करवाने के बाद पता चलता है कि उसका अंतिम कॉल जो हुआ था वो कानपुर के एक गांव से हुआ था और उसके मोबाइल पर जो फ़ोन आया था एक पीसीओ के द्वारा आया था। अब सारी पुलिस पीसीओ पर पहुंच जाती है और पता लगाती है कि आखिर इस पीसीओ से कौन व्यक्ति था जो सुनीता के मोबाइल पर फ़ोन किया था। दोस्तों, अंतिम बार उस पीसीओ से ही मोबाइल पर फ़ोन आया था और उस पर टाइमिंग थी, मगर पीसीओ में बहुत सारे लोग बातें करते थे। अब किसे पकड़ा जाता। फिर पुलिस की
नज़र एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और वो सीसीटीवी कैमरे को जांच करवाता है। जांच करवाने के बाद टाइम को मिलाता है तो मैच करवाता है तो एक व्यक्ति उसी टाइम पर फोन कर रहा था पीसीओ से। फिर उस शख्स को खुलासा होता है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कुलदीप जाधव था। सभी पुलिस वाले दंग हो जाते हैं। फिर कुलदीप जाधव को बुलाया जाता है, पूछताछ किया जाता है। फिर भी कुलदीप जाधव अपनी सच्चाई नहीं बताता है क्योंकि वो भी एक दरोगा था। फिर भी किसी तरह से सुरेंद्र कुलकर्णी उसको बुलवाते हैं, सच को उगलवाते हैं। तो जो कुलदीप जाधव था वो सच्चाई बोल देता है। वो कहता है कि हाँ, हमने ही उसे फ़ोन किया था और उस जगह पर बुलाया था। कहता है कि आखिर बात क्या था। कुलदीप जाधव कहता है कि वो मुझे धमका रही थी कि हम तुम्हें फंसा देंगे, तुम हमारे साथ बहुत ही गलत काम किया है, तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी फंसा देंगे। तो मैंने एक दिन जब वो घर गई तो मुझे भी अब नौकरी की डर सता रही थी। मैंने भी क्या किया कि घर चला गया और जाने के बाद उसे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी नौकरी बची रहेगी। हमने वरिष्ठ अधिकारियों से बात किया है, तुम आओ, उसके बारे में तुमसे बातें करना है, कुछ कागजातें हैं उस पर सिग्नेचर तुम्हारी चाहिए। तब वो सुनीता आती है और आने के बाद वो जैसे तैसे मुझे बोलने लगती है और मुझे तो उससे सुलह करवाना था। मैंने बुलाया और ज़्यादा बकझक बातें बढ़ गई और बढ़ने के कारण मैंने उसे जान से मार दिया, उसके गले को दबा दिया और फिर तालाब में फेंक दिया। दोस्तों, जब इतना बात पुलिस सुनते हैं तो तुरंत कुलदीप जाधव को अरेस्ट कर लेते हैं और जेल भेज देते हैं। दोस्तों, ये केस अभी तक कोर्ट में है और अभी तक ये केस चल ही रहा है। तो आप इस कहानी के बारे में ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, आए दिन ऐसी घटनाएं बहुत ही घट रही है, दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।